हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ पर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करें और जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका डिटेल भी मैंने दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, In the preface to the lyrical ballads, Wordsworth examines a sonnet of Gray. Which one is? विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक पोइट है, इनका जो पब्लिकेशन आया है 1798 में लिरिकल बैलेड्स, जिसमें क्या है कि रोमांटिक एज के टोटल फीचर्स मिलते हैं। यहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। कब से? 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड से। जो प्रेफेस है इस बैलेड का, लिरिकल बैलेड का प्रेफेस है, इसमें वर्ड्सवर्थ ने थॉमस ग्रे का एक सोनेट उसको एग्जामिन किया है। वो कौन सा सोनेट है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट, दूसरा है ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, तीसरा है ऑन द डेथ ऑफ इलेजी राइटर और चौथा है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताइए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, लिरिकल बैलेड बस पब्लिश हुआ है 1798 में। इसमें जो टोटल 23 पोएम्स है, 19 वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 कॉलरिज की हैं। एक कलेक्शन है लिरिकल बैलेड्स का। इसमें कलेक्शन कितनी है? 23 पोएम्स हैं। इन द सेकेंड एडिशन, इसमें जो इसका जो सेकेंड एडिशन आया है वो आया है 1800 में। द फेमस प्रेफेस वाज एडेड, इसमें 1800 में सेकेंड एडिशन आया लिरिकल बैलेड का, जिसमें प्रेफेस जोड़ा गया है। थर्ड एडिशन आया है 1802, इसमें अपेंडेक्स ऑन पोएटिक डिक्शन जोड़ा गया है। वन मोर एडिशन, इसका एक और एडिशन आता है, वो कब आता है? 1805 में। और पॉइंट देखते हैं। द पब्लिकेशन ईयर, जो लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन ईयर है 1798 है। ऑफ द लिरिकल बैलेड इज द मार्क ऑफ, इसमें जो 1798 में लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन आया है, इसमें जो शुरुआत होती है मार्क ऑफ द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक मोमेंट। किसकी शुरुआत होती है, किसके चिन्ह मिलते हैं? वो रोमांटिक एज के मिलते हैं। और द डेथ ऑफ क्लासिकल एज, इससे पहले जो क्लासिकल एज था उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, या उसके फ्यूचर वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। कौन सा एज? क्लासिकल एज। क्लासिकल वो अपने पतन की ओर जाता है और रोमांटिक एज की शुरुआत होती है लिरिकल बैलेड से। तो ये इसके लिरिकल बैलेड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी लिरिकल बैलेड से रिलेटेड है। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडेक्स, वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड में एक अपेंडेक्स ऐड किया है टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन। इसमें क्या दिखाया गया? हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन को दिखाया गया है कि पोएटिक डिक्शन क्या है, कहाँ पर किस वर्ड का यूज किया जाना चाहिए, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड टू पॉइंट्स आउट, और किसको दिखाया? द डिफेक्ट्स और किस एज की कमियों को दिखाया गया है, पॉइंट्स आउट किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? आपको आंसर देना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, दूसरा है द क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, तीसरा है द रेनाइसेंस पोएटिक डिक्शन और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो क्लासिकल एज है वो क्या है? अपनी पतन की ओर जा रहा है और रोमांटिक एज की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट्स हैं या उसकी कमियां हैं या दोष हैं वो दिखाए गए हैं किसके? द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर, कहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने कंपेयर किया है स्वयं को टू एन एलियन हॉर्प? किससे? एक एलियन हॉर्प से कहाँ पर अपने आप को कंपेयर किया है? किस पोएम में, किस वर्क में अपने आप को एलियन हॉर्प कहा या एलियन हॉर्प से कंपेयर किया है? एलियन हॉर्प्स
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इन द प्रोलूड में, दूसरा है इन प्रोलूड, तीसरा टिंटन एबी और चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन द प्रोलूड। इन द प्रोलूड में वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को कंपेयर किया है किससे? एक एलियन हार्प से। तो प्रोलूड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है द प्रोलूड। इसका जो फुल टाइटल है वो क्या है? द प्रोलूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ये इसका फुल टाइटल है। ये जो प्रोलूड है एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इस रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स। ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोलूड है वो किस में लिखा गया है? तो मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ही नेवर गिव इट ए टाइटल बट कॉल्ड इट इन पोएम टू कॉलरेज। वर्ड्सवर्थ ने इसको कभी टाइटल नहीं दिया था, इसको प्रोलूड नहीं दिया था। उन्होंने जो प्रोलूड लिखा था उसका नाम रखा था पोएम टू कॉलरेज। इन हिज लेटर टू हिज सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ। डोरथी वर्ड्सवर्थ को लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने जो टाइटल दिया था इस प्रोलूड का वो था पोएम टू कॉलरेज। ये भी पूछा जा सकता है। इट्स प्रेजेंट टाइटल वाज गिवन। इसका जो प्रेजेंट टाइटल प्रोलूड दिया गया था वो इनकी विडो वाइफ मेरी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद 1850 में। देयर आर 3 वर्जन ऑफ द पोएम। जो प्रोलूड है इसके 3 वर्जन आए हैं। पहला जो वर्जन आया था प्रोलूड का वो आया था 1798 में। इसे कहा गया था 2 पार्ट प्रोलूड। दूसरा वर्जन आया था 1805 में, जब इसमें 13 बुक्स के साथ आया था। तीसरा वर्जन आया 1850 में प्रोलूड पब्लिश हुआ। शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 14 बुक्स। ये आया था 14 बुक्स के साथ 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद, और उसको पब्लिश कराया था उनकी वाइफ मेरी हचिनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोलूड वाज इंटेंडेड as the prologue to a long 3 parts epic and philosophical poem The Recluse। जो प्रोलूड था इसका जो इरादा था, वर्ड्सवर्थ का प्रोलूड का जो इरादा था वो इनकी एक फिलोसफिकल पोएम द रिक्लोज के जो लॉन्ग पोएम थी उसका प्रीफेस बनाने का इरादा था। प्रीफेस या प्रोलॉग बनाने का इरादा था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे प्रोलूड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have measured it from side to side. This 3 feet long and 2 feet wide. This is about an infant's grave. इन द पोएम द थॉर्न कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज की कि इसको मेजर किया गया, नापा गया है। इसकी जो साइड है 3 फीट लॉन्ग है और 2 फीट वाइड है। ये है किसी इन्फेंट, एक बच्चे की ग्रेव है और ये पोएम का नाम है द थॉर्न। इसको कंपोज किसने किया है? तो इसको कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द थॉर्न पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है? थॉर्न जो पोएम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज रिटन इन लिरिकल बैलेड फॉर्म। थॉर्न ये पोएम है ये लिरिकल बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। इट इज, इसमें एक स्टोरी है, एक वुमेन की स्टोरी है जो लव करती है और उसका जो लवर है वो उसको बेट्रेस कर देता है, धोखा दे देता है। द वुमेन बिकम्स मैड, और वो पागल हो जाती है। द लवर मैरीज अनदर वुमेन, और जो लवर है वो दूसरे वुमेन से शादी कर लेता है और उसकी जो प्रेमिका है लवर कि वो क्या हो जाती है, उससे एक बेबी होता है। बेबी इज वन टू हर, नो वन नो, और वो मर जाता है और कोई नहीं जानता कि वो कैसे उसकी मृत्यु हुई है। इट इज बिलीव्ड, और ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि इट इज बरीड अंडर ए लिटिल माउंड, एक टीला होता है छोटा सा पेड़ के नीचे, उसमें वो दफन है, ऐसा विश्वास किया जाता है। लोग विश्वास करते हैं। बाय एन एसेंट थॉर्न ट्री, एक पुराना प्राचीन थॉर्न का ट्री है, पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक माउंड है, एक टीला है छोटा, उसमें उसको वो दफन किया जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो ये इसकी कहानी है द थॉर्न पोएम की। द विलेजर्स, और लोग वहां जाते हैं टू डिग, पता लगाने के लिए खोदते हैं, टू सी द चाइल्ड्स रिमेन्स,
बच्चे का पता लगाने की बच्चे की मृत्यु कैसे हुई है, तो उस ग्रेव को खोदने के लिए जाते हैं। बट द ग्रास ऑन द माउंट, जो टीले पर उसकी कब्र पर जो ग्रास उगी है वो सीम्स से वो हिलती हुई दिखाई देती है, लगती है। द प्लेजर्स आर अफेड, और लोग डर जाते हैं। द मेड वुमेन कंटिन्यूज टू सिट अंडर द थॉर्न ट्री, लेकिन वो पागल वुमेन है वो हमेशा लगातार उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है और गाती रहती है, रोती रहती है, ओ मिजरी ओ मैजरी, ओ मिजरी ओ मिजरी। इस तरीके से वो गाती रहती है, रोती रहती है, और ये उसकी पूरी कहानी है। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने नेचर का डार्क साइड दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ का लव सोनेट कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है व्हाई आर्ट दो साइलेंट, दूसरा है डियर वाइफ, तीसरा है ए बेलेडिक्शन, और नन ऑफ दोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा व्हाई आर्ट दो साइलेंट। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ ने केवल एक ही सोनेट लिखा है, लव सोनेट लिखा है, वो कौन सा है, उसका टाइटल क्या है? तो है व्हाई आर्ट दो साइलेंट। ये क्या है? एक पेटार्कन सोनेट है। इस सोनेट में द डिस्टेंस बिटवीन लवर्स एंड द सबसिक्वेंट रिकनेक्शन हैव राइज्ड डाउट्स अबाउट द लव्स कंसिस्टेंसी, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सकर्जन। वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका टाइटल है द एक्सकर्जन। ये आई है 1814 में। मार्क द बिगनिंग ऑफ, ये किसकी शुरुआत है, किसके चिन्ह हैं? तो एक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है द वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फेनोमेना, दूसरा है द डिक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, तीसरा है द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ असेंट टू फेम, और चौथा है वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द डिक्लाइन ऑफ द वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एक्सकर्जन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है द एक्सकर्जन, ए बीइंग ए पोर्शन ऑफ द लॉन्ग पोएम द रिक्लोज। ये एक पार्ट है किसका? एक लॉन्ग पोएम है अनफिनिश्ड रिक्लोज, उसका एक पोर्शन है। ये पोएम इज इटसेल्फ ए लॉन्ग, और ये एक्सकर्जन भी एक लॉन्ग पोएम है, और रिक्लोज भी एक लॉन्ग पोएम है बाय रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1814 में। कब आई है एक्सकर्जन? 1814 में आई है। इट वाज इंटेंडेड टू बी ए सेकेंड पार्ट ऑफ द रिक्लोज। इसका इरादा था वर्ड्सवर्थ का इसका जो रिक्लोज है इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो एक्सकर्जन होगा। एन अनफिनिश्ड लार्ज वर्क, एक्सकर्जन रिक्लोज क्या है? एक अनफिनिश्ड वर्क है। That was also meant to include the prelude, और ये रिक्लूज में ही इनका इरादा था कि ये जो प्रिलूड है उसको भी इंक्लूड किया जाए। द पोएम इज अरेंज्ड इनटू 9 बुक्स। कर्जन पोएम है, इसमें 9 बुक हैं और बुक्स के नाम भी दिए गए हैं। पहली बुक है द वंडरर, दूसरी सॉलिटरी पर डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, द पास्टर, द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स, द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, द पर्सनज, डिस्कोर्स ऑफ वंडरर। ये इसकी 9 बुक हैं और ये इस तरीके से इसमें और क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द वन पोएम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द वन पोएम इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सकर्जन। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, इनके टाइटल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉस। हम हैवी लॉस के द्वारा प्रेस्ड हैं। वेयर डज दिस लाइन, ये लाइन कहाँ अपीयर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है द फाउंटेन, दूसरा है द सॉलिटरी रिपर, तीसरा है मिल्टन और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द फाउंटेन। फाउंटेन जो पोएम है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द फाउंटेन पोएम है वो किसकी है? प्रेजेंट्स द रोमांटिक इमेजिनेशन। इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या प्रेजेंट किया है? रोमांटिक इमेजिनेशन इन द प्योरेस्ट सेंस में, एक प्योर सेंस में रोमांटिक इमेजिनेशन को दर्शाया है। ये पोएम है कन्वर्सेशनल पोएम है, यहाँ पे सेशन नहीं होगा। और कन्वर्सेशन किन किन लोगों के बीच हुआ है? द यूथ पोइट, जो नरेटर है पोइट है उसके बीच, और उसका फ्रेंड है 72 ईयर्स ओल्ड। ध्यान देना है कि वो उसकी एज कितनी है, 72 ईयर्स से फ्रेंड है और उसका नाम है मैथ्यू।
ए मैन ऑफ एक्सपीरियंस, और उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, रिफ्लेक्ट द अनफॉर्चुनेट चेंज, जो चेंज हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है किसको, मैथ्यू को। तो उनके बीच और पोइट के बीच कन्वर्सेशन है, ये एक कन्वर्सेशनल पोएम है। मैथ्यू पोएम्स आर ए सीरीज ऑफ पोएम्स, मैथ्यू पोएम एक सीरीज है पोएम्स की, डिस्क्राइब्ड द कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर दिखाया गया किसका, मैथ्यू का, इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री में। मैथ्यू पोएम्स में कौन कौन सी पोएम आती हैं, ध्यान देना है कौन कौन सी आती हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग आती है, द फाउंटेन आती है, द एड्रेस टू द स्कॉलर्स ऑफ द ब्लेस स्कूल ऑफ, नेक्स्ट आती है द टेबल टेनेंट मैथ्यू, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। तो ये क्या है, मैथ्यू पोएम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया प्रलूड, टिंटरनेबी, डिस्क्रिप्टिव स्केच और ननाप्तिज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव स्केच, ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इट इज लोकल वॉक बट ए यूरोपियन टूर, ये क्या है, एक लोकल वॉक है, टूर पर जाते हैं, कहाँ का टूर है, यूरोपियन टूर पे है। इसका जो एम है, द एम ऑफ दिस ऐसे इज टू एग्जामिन डिस्क्रिप्टिव स्केच पब्लिश्ड विद एन इवनिंग वॉक इन 1793 में एज ए पोएम, पोएम के रूप में पब्लिश हुई है। 9 क्वेश्चन है, द सोलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड इन 1805, 1805 में सोलिटरी रीपर कंपोज की गई है। इट वॉज कंपोज्ड 2 years आफ्टर ए टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड, जब 1803 में वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड के टूर पर गए थे, उसके 2 साल बाद ये पोएम कंपोज की गई है, कौन सी, द सोलिटरी रीपर। इट वाज पब्लिश्ड इन, और ये पब्लिश कब हुई, 1805 में लिखी गई है, कंपोज की गई है, और वर्ड्सवर्थ टूर पर गए थे 1803 में, और पब्लिश कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन है 1805, नेक्स्ट ऑप्शन है 1806, तीसरा ऑप्शन है 1807 और चौथा ऑप्शन है 1808। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1807 होगा। इसके सोलिटरी रीपर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये पोएम है सोलिटरी रीपर, वो लिरिकल फॉर्म में लिखी गई है, पब्लिश हुई है 1807 में, और इसमें ये गर्ल है जो गा रही है, गाना कहाँ गा रही है, एक रीपिंग, फसल काटते हुए, पकी हुई फसल को काटते हुए एक गाना गा रही है। उस गाना कैसा है, मेलांकोलिक है, सैड है। सी सीम्स टू बी सिंगिंग इन गैलिक, और उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, गैलिक है, और वर्ड्सवर्थ उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ रहा कि वो कौन सा गाना गा रहे हैं, मेलांकोलिक या सैड गाना गा रही है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, बिना होप के हम ना ही सफ़र करते हैं और मॉर्न करते हैं, विलाप करते हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई है, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ आती है। पहला ऑप्शन है पील कैसल, दूसरा है टू मिल्टन, तीसरा है डैफोडिल्स और चौथा है ननाप्तिज। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पील कैसल, पील कैसल में ये लाइन अपीयर हुई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं पील कैसल के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो फुल टाइटल है, फुल टाइटल क्या है इसका, इलेजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाई ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉर्म प्रिंटेड बाई ए जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। ये इसका फुल टाइटल है। इज द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हु गेट्स द इंस्पिरेशन फ्रॉम सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट्स पिक्चर पील कैसल इन ए स्टॉर्म से इंस्पायर हुए हैं। ही राइट्स दिस पोएम इन द समर ऑफ 1805 में। नेक्स्ट पॉइंट है, पोइट्स ब्रदर जॉन इज ड्रोनेड एट सी, पोइट्स का जो वर्ड्सवर्थ का जो भाई था जिसका नाम था जॉन, वो ड्रोनेड हो गया था, डूब गया था, डूब कर उसकी मृत्यु हो गई थी इसी में, समुद्र में। उसी को डेडिकेट करते हुए दिस पोएम इज एन इलेजिक रिटन फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है। यहाँ पर क्वेश्चन तो मैंने 10 ही लिए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लगभग 60+ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you for watching my video. Namaskar.